नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो लीजिए सुनिए टेपचू, जिसके लेखक हैं उदय प्रकाश। आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट की थी टेपचू डालने की, तो मैं आज ये कहानी डाल रही हूँ। किंतु उषा प्रेमवेदा द्वारा रचित कहानी मछलियाँ और मास्टर जी, जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसे अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं टेपचू। यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है वह कहानी नहीं है। कभी कभी सच्चाई कहानी से भी ज्यादा हैरत अंगेज होती है। टेपचू के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद आपको भी ऐसा ही लगेगा। टेपचू को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। हमारा गांव मड़र सोन नदी के किनारे 1-2 फलांग के फासले पर बसा हुआ है। दूरी शायद कुछ और कम हो, क्योंकि गांव की औरतें सुबह खेतों में जाने से पहले शाम को वहां से लौटने के बाद सोन नदी से ही घरेलू कामकाज के लिए पानी भरती हैं। ये औरतें कुछ ऐसी औरतें हैं जिन्हें मैंने कभी थकते हुए नहीं देखा, लगातार काम करती जाती हैं। गांव के लोग सोन नदी में ही डुबकियां लगा लगा कर नहाते हैं और डुबकियां लगा पाने लायक पानी गहरा करने के लिए नदी के भीतर कुइयां खोदनी पड़ती हैं। नदी की बहती हुई धार के नीचे बालू को अंजुलियों से सरका दिया जाए तो कुइयां बन जाती है। गर्मी के दिनों में सोन नदी में पानी इतना कम होता है कि बिना कुइयां बनाए आदमी का धड़ ही नहीं भीगता। यही सोन नदी बिहार पहुंचते पहुंचते कितनी बड़ी हो गई है, इसका अनुमान आप हमारे गांव के घाट पर खड़े होकर नहीं लगा सकते। हमारे गांव में 10-11 साल पहले अब्बी नाम का एक मुसलमान रहता था। गांव के बाहर जहां चमारों की बस्ती है, उसी से कुछ हटकर 3-4 मुसलमानों के घर। मुसलमान मुर्गियां बकरियां पालते थे। लोग उन्हें चिकवा या कटुआ कहते थे। वे बकरे बकरियों के गोश्त का धंधा भी करते थे। थोड़ी बहुत जमीन भी उनके पास होती थी। अब भी आवारा और फक्कड़ किस्म का आदमी था। उसने 2-2 औरतों के साथ शादी कर रखी थी। बाद में एक औरत जो ज्यादा खूबसूरत थी कस्बे के दर्जी के घर जाकर बैठ गई। अब्बी ने गम नहीं किया। पंचायत ने दर्जी को जितना रकम भरने को कहा उसने भर दी। अब्बी ने उन रुपयों से कुछ दिनों ऐश की और फिर एक हारमोनियम खरीद लाया। अब्बी जब भी हाट जाता उसी दर्जी के घर रुकता, खाता पीता जश्न मनाता, अपनी पुरानी बीवी को फुसलाकर कुछ रुपए ऐंठता और फिर खरीदारी करके लौट आता। कहते हैं अब्बी खूबसूरत था। उसके चेहरे पर हल्की सी लुनाई थी। दुबला पतला, बचपन में बीमार रहने और बाद में खाना पीना नियमित ना होने के कारण उसका रंग हल्का सा हल्दिया हो गया था। वह घोरा दिखता था, लगता था जैसे उसके शरीर ने कभी धूप ना खाई हो। अंधेरे में धूप और हवा से दूर उगने वाले गेहूं के पीले पौधे की तरह उसका रंग था। फिर भी उसमें जाने क्या गुण था कि लड़कियां उस पर फिदा हो जाती। शायद इसका एक कारण यह रहा हो कि दूर दराज शहर में चलने वाले फैशन सबसे पहले गांव में उसी के द्वारा पहुंचते थे। जेबी कंघी, धूप वाला चश्मा जो बाहर से आईने की तरह चमकता था लेकिन भीतर से आर पार दिखाई देता था। तौलिए जैसे कपड़े की नंबरदार पीली बनियान, पंजाबियों का अष्ट धातु का कड़ा, रबड़ का हैंटर वगैरह ऐसी चीजें थी जो अब्बी ही शहर से गांव लाया था। जब से अब्बी ने हारमोनियम खरीदा था तब से वह दिन भर चीपौ करता रहता। उसकी जेब में एक एक आने में बिकने वाली फिल्मी गानों की किताबें होती। उसने शहर में कव्वालों को देखा था और उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वह कव्वाल बन जाए। लेकिन जी तोड़ कोशिश करने के बाद भी हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, इसके अलावा दूसरी कोई कव्वाली उसे याद ही नहीं हुई। बाद में अब्बी ने अपनी दाढ़ी मूछ बिल्कुल सफा चट कर दी और बाल बढ़ा लिए। चेहरे पर मुर्दा शंख पोतने लगा। गांव के धोबी का लड़का जियावान उसके साथ साथ डोलने लगा और दोनों गांव गांव जाकर गाना बजाना करने लगे। अभी इस काम को आर्ट कहता था, लेकिन गांव के लोग कहते थे ससुर भड़ेती कर रहा है। अब्बी इतनी कमाई कर लेता था कि उसकी बीवी खा पहन सके। टेपचू इसी अब्बी का लड़का था। टेपचू जब 2 साल का था तभी अब्बी की अचानक मौत हो गई। अब्बी की मृत्यु भी बड़ी अजीबोगरीब दुर्घटना में हुई। आषाढ़ के दिन थे। सोन उमड़ रही थी। सफेद फैन और लकड़ी के सड़े हुए लट्ठे पटरे धार में उतरा रहे थे। पानी मटेला हो गया था, चाय के रंग जैसा, और उसमें कचरा काई घास फूस बह रहे थे।
यह बाढ़ की पूर्व सूचना थी। घंटे 2 घंटे के भीतर सोन नदी में पानी बढ़ जाने वाला था। अब्बी और जियावान को जल्दी थी, इसलिए वे बाढ़ से पहले नदी पार कर लेना चाहते थे। जब तक वे पार जाने का फैसला करें और पानी में पांव दे, तब तक सोन में कमर तक पानी हो गया और जहां कहीं गांव के लोगों ने कुइया खोदी थी, वहां छाती तक पानी पहुंच गया था। कहते हैं जियावान और अब्बी बहुत इत्मीनान से नदी पार कर रहे थे। नदी के दूसरे तट पर औरतें घड़ा लिए खड़ी थीं। अब्बी उन्हें देखकर मौज में आ गया। जियावान ने परदेसिया की लंबी तान खींची। अब्बी ने सुर मिलाया। गीत कुछ गुदगुदी वाला था। औरतें खुश थी और खिलखिला रही थी। अब्बी कुछ और मस्ती में आ गया। जियावान के गले में अंगोछे से बंधा हुआ हारमोनियम झूल रहा था। अब्बी ने हारमोनियम उससे लेकर अपने गले में लटका लिया और रसदार सालोहो गाने लगा। दूसरे किनारे पर खड़ी हुई औरतें खिलखिला ही रही थी कि उनके गले से छींक निकल गई। जियावान अवाक होकर खड़ा ही रह गया। अब्बी का पैर शायद धोखे से किसी कुइया या गड्ढे में पड़ गया और वह बीच धार में गिर पड़ा। गले में लटके हुए हारमोनियम ने उसको हाथ पांव मारने तक का मौका ना दिया। हुआ यह था कि अब्बी किसी फिल्मी में देखे हुए बैजंती माला के नृत्य की नकल उतारने में लगा हुआ था और इसी नृत्य के दौरान उसका पैर किसी कुइया में पड़ गया। कुछ लोग कहते हैं कि नदी में चोर बालू भी होता है। ऊपर ऊपर से देखने में रेत की सतह बराबर लगती है, लेकिन उसके नीचे अतल गहराई होती है। पैर रखते ही आदमी उसमें समा सकता है। अब्बी की लाश और हारमोनियम दोनों ढूंढने की बहुत कोशिश की गई। मलंगा जैसा मशहूर मल्लाह गोते लगाता रहा, लेकिन सब बेकार, कुछ पता ही ना चला। अब्बी की औरत फिरोजा जवान थी। अब्बी के मर जाने के बाद फिरोजा के सिर पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। वह घर घर जाकर दाल चावल फटकती, खेतों में मजदूरी शुरू की, बागीचों की तकवानी का काम शुरू किया। तब कहीं जाकर 2 रोटी मिल पाती। दिन भर वह ढेकी कूटती, सोन नदी की से मटके भर भर कर पानी ढोती, घर का सारा काम काज करना पड़ता। रात खेतों की तकवानी में भी निकल जाती। घर में एक बकरी थी जिसकी देखभाल भी उसे ही करनी पड़ती। इतने सारे कामों के दौरान टेपची उसके पेट पर एक पुरानी साड़ी में बंधा हुआ चमगादड़ की तरह झूलता रहता। फिरोजा को अकेला जानकर गांव के कई खाते पीते घरानों के छोकरों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन टेपचू हर वक्त अपनी माँ के पास कवच की तरह होता। दूसरी बात यह है कि वह इतना घिनौना था कि फिरोजा की जवानी पर गोबर की तरह लिथड़ा हुआ लगता। पतले पतले सूखे हुए झुर्रीदार हाथ पैर, कद्दू की तरह फूला हुआ पेट, फोड़ों से भरा हुआ शरीर। लोग टेपचू के मरने का इंतजार करते रहे। 1 साल गुजरते गुजरते हाड़ तोड़ मेहनत ने फिरोजा की देह को झिंझोड़ कर रख दिया। वह बुढ़ा गई। उसके बाल उलझे हुए, सूखे और गंदे रहते, कपड़ों से बदबू आती, शरीर मैल पसीने और गर्द से चिकट रहा करता। वह लगातार काम करती रहती। लोगों को अब उससे भी घिन होने लगी। टेपचू जब 7-8 साल का हुआ, गांव के लोगों की दिलचस्पी उसमें पैदा हुई। हमारे गांव के बाहर दूर तक फैले धान के खेतों के पार आम का एक घना बगीचा था। कहा जाता है कि गांव के संभ्रांत किसान घरानों, ठाकुरों, ब्राह्मणों की कुलीन कन्याएं उसी बगीचे के अंधेरे कोनों में अपने अपने यारों से मिलती। हर तीसरे चौथे साल उस बगीचे के किसी कोने में अल सुबह कोई नवजात शिशु रोता हुआ लवारिस मिल जाता। इस तरह के ज्यादातर बच्चे स्वस्थ, सुंदर और गोरे होते। निश्चित ही गांव के आदिवासी कोल गोणों के बच्चे वे नहीं कहे जा सकते थे। हर बार पुलिस आती, दरोगा ठाकुर साहब के घर में बैठा रहता, पूरी पुलिस पलटन का खाना वहां पकता, मुर्ग गांव से पकड़वा लिए जाते, शराब आती और शाम को पान चबाते मुस्कुराते और गांव की लड़कियों से चुहलबाजी करते पुलिस वाले लौट जाया करते और हमेशा की तरह मामला रफा दफा हो जाता। इस बगीचे का पुराना नाम मुखिया जी का बगीचा था। वर्षों पहले चौधरी बालकिशन सिंह ने यह बगीचा लगाया था। मंशा यह थी कि खाली पड़ी हुई सरकारी जमीन को धीरे धीरे अपने कब्जे में कर लें। अब तो वहां आम के 200-250 पेड़ थे, लेकिन इस बगीचे का नाम अब बदल गया था। इसे लोग भूतिया बगीचा कहते थे, क्योंकि मुखिया बालकिशन सिंह का भूत उसमें बसने लगा था। रात बिरात उधर जाने वाले लोगों की घिंगी बन जाती। बालकिशन सिंह के बड़े चौधरी किशन पाल सिंह एक बार उधर से जा रहे थे तो उनको किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर देखा, झाड़ियों के झुरमुटों को तलाशा, कुछ नहीं। उनके सिर के बाल तक खड़े हो गए, धोती का फेंटा खुल गया और वे हनुमान हनुमान करते हुए भाग खड़े हुए। तब से वहां अक्सर रात में किसी स्त्री के कराहने या रोने की करुण आवाज सुनाई जाने लगी। दिन में जानवरों की हड्डियां, जबड़े या चूड़ियों के टुकड़े वहां बिखरे दिखाई देते। गांव के कुछ लफंगों का कहना था कि उस बगीचे में भूत कुछ नहीं रहता, सब मुखिया के घराने द्वारा फैलाई गई अफवाह है। साले ने उस बगीचे को ऐशगाह बना रखा है।
एक बार पड़ोस के गांव में शादी के न्योते में मैं गया था। लौटते हुए रात हो गई, कोई 12 बजे होंगे। संग में राधे, संभारू और बालदेव थे। रास्ता बगीचे के बीच से गुजरता था। हम लोगों ने हाथ में डंडा ले रखा था। अचानक एक तरफ सूखे पत्तों की चरमराहट सुनाई पड़ी। लगा जैसे कोई जंगली सुअर बेफिक्री से पत्तियों को रौंदता हुआ हमारी ओर ही चला आ रहा है। हम लोग रुककर आहट लेने लगे। गर्मी की रात थी, जेठ का महीना। अचानक आवाज जैसे ठिठक गई, सन्नाटा खींच गया। हम टहल लेने लगे। भीतर से डर भी लग रहा था। बालदेव आगे बढ़ा। कौन है, कौन है? उसने जमीन पर लाठी पटकी, हालांकि उसकी नसें ढीली पड़ रही थी। कहीं मुखिया का जिन हुआ तो? मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई। अबे हो! बालदेव को आगे बढ़ा, देखा संभारू विद्रोही हो गया। पगलेटों की तरह दाएं बाएं ऊपर नीचे लाठियां भांजता वह उसी और लपका। तभी एक बारीक और तटस्थ सी आवाज सुनाई पड़ी, हम हन भैया, हम। अबे तू कौन है बे? बालदेव ने कड़का। अंधेरे से बाहर निकलकर टेपचू आया। काका, हम हन टेपचू। इस बगीचे के बनते मिटते घने अंधेरे में धुंधला सा खड़ा, हाथ में थैला था। मुझे ताज्जुब हुआ। अरे इतनी रात इधर क्या कर रहा है रे कटुए? थोड़ी देर टेपचू चुप रहा, फिर डरता हुआ बोला, अम्मा को लू लग गई थी। दोपहर मुखिया के खेत की तकवानी में गई थी, घाम खा गई। उसने कहा कच्ची की कच्ची अमिया का पन्ना मिल जाए तो जुड़ा जाएगी। बड़ा तेज जर था। भूत डाइन का डर नहीं लगा मुझे? किसी दिन साले की लाश मिलेगी किसी झाड़ झंगाड़ में, राधे ने कहा। टेपचू हमारे साथ ही गांव लौटा। रास्ते भर चुपचाप चलता रहा। जब उसके घर जाने वाली गली का मोड़ आया तो बोला, काका मुखिया से मत खोलना यह बात, नहीं तो मार मार कर भुरता बना देगा हमें। टेपचू की उम्र उस समय मुश्किल से 7-8 साल की रही होगी। दूसरी बार हुआ यूं कि टेपचू अपनी अम्मा फिरोजा से लड़कर घर से भाग गया। फिरोजा ने उसे जलती हुई लकड़ी, चूल्हे की लकड़ी से पीटा था। सारी दोपहर चिनचिनाती धूप में टेपचू जंगल में ढोर डंगरों के बीच फिरता रहा। फिर किसी पेड़ के नीचे छांव में लेट गया। थका हुआ था, आंख लग गई। नींद खुली तो आंतों में खालीपन था। पेट में हल्की सी आंच थी, भूख की। थोड़ी देर बाद यूं ही पड़ा रहा, टुकुर टुकुर आसमान ताकता। फिर भूख की आंच में जब कान के लबे तक गर्म होने लगे तो सुध सा उठकर सोचने लगा कि अब क्या जुगाड़ किया जाए। उसे याद आया कि सरई के पेड़ों के पार जंगल के बीच एक मैदान है, वहीं पर पूर्णिया तालाब है। वह तालाब पहुंचा। इस तालाब में दिन में गांव की भैंसे और रात में बनेले सुअर लोटा करते थे। पानी सियाह हरा सा दिखाई दे रहा था। पूरी सतह पर कमल और कुई के फूल और पुरीन फैले हुए थे। काई की मोटी परत बीच में थी। टेपचू तालाब में घुस गया। वह कमल गट्टे और पुरीन की कान निकालना चाहता था। तैरना वह जानता था। बीच तालाब में पहुंचकर वह कमल गट्टे बटोरने लगा। एक हाथ में ढेर सारे कमल गट्टे उसने खसोट रखे थे। लौटने के लिए मुड़ा तो तैरने में दिक्कत होने लगी। जिस रास्ते से पानी काटता हुआ वह लौटना चाहता था, वहां पर पुरीन की घनी नाले आपस में उलझी हुई थी। उसका पैर नालों में उलझ गया और तालाब के बीच वह बकबक करने लगा। परमेश्वरा जब भैंस को पानी पिलाने तालाब आया तो उसने गुड़ुप गुड़ुप की आवाज सुनी। उसे लगा कि कोई बहुत बड़ी सौर मछली तालाब में मस्त होकर ऐठ रही है। जेठ के महीने में वैसे भी मछलियों में गर्मी चढ़ जाती है। उसने कपड़े उतारे और पानी में हेल लगाया जहां मछली तड़प रही थी। वहां उसने गोता लगाकर मछली के गलफड़ों को अपने पंजों में दबोचना चाहा तो हाथ में आई टेपचू की गर्दन। वह पहले तो डरा, फिर उसे खींचकर बाहर निकाला। टेपचू अब मरा हुआ सा पड़ा था। पेट गुब्बारे की तरह फूल गया था और नाक कान से पानी की धार लगी हुई थी। परमेश्वरा ने उसकी टांगे पकड़कर उसे लटकाकर पेट में कोहना मारा तो भल भल करके पानी मुंह से निकलने लगा। एक बाल्टी पानी की उल्टी करने के बाद टेपचू मुस्कुराया, उठा और बोला, काका थोड़े से कमल गट्टे तालाब से खींच दोगे क्या? मैंने इतना सारा तोड़ा था, साला सब छूट गया, बड़ी भूख लगी है। परमेश्वरा ने भैंस हाँकने वाले डंडे से टेपचू के पीछे 4-5 डंडे जमाए और गालियां देता हुआ लौट गया। गांव के बाहर कस्बे की ओर जाने वाली सड़क के किनारे सरकारी नर्सरी थी। वहां प्लांटेशन का काम चल रहा था। बिरला के पेपर मिल के लिए बांस, सागौन और यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए गए थे। उसी नर्सरी में काफी भीतर ताड़ के भी पेड़ थे। गांव में ताड़ी पीने वाले की अच्छी खासी तादाद थी। ज्यादातर आदिवासी मजदूर जो पीडब्ल्यूडी में सड़क बनाने तथा राखड़ गिट्टी बिछाने का काम करते थे, दिन भर की थकान के बाद रात में ताड़ी पीकर धुत हो जाते। पहले वे लोग सांझ को झुटपुटा होते ही मटका लेकर जा पेड़ से बांध देते थे। ताड़ का पेड़ बिल्कुल सीधा होता था। उस पर चढ़ने की हिम्मत या तो छिपकली कर सकती है या फिर मजदूर। सुबह तक मटके में ताड़ी जमा हो जाती, लोग उसे उतार लेते। ताड़ पर
चढ़ने के लिए लोग बांस की पंक्तियां बनाते, उस पर पैर फंसाकर चढ़ते। इससे गिरने का खतरा कम होता। अगर उतनी ऊंचाई से कोई आदमी गिर भी जाता तो उसकी हड्डियां बिखर सकती थी। अब ताड़ के उन पेड़ों पर किशन पाल सिंह की मिल्कियत हो गई थी। पटवारी ने उस सरकारी नर्सरी के भीतर भी उस जमीन को किशन पाल सिंह के पट्टे में निकाल दिया था। अब ताड़ी निकालवाने का काम वही करते थे। ग्राम पंचायत भवन के बैठकी वाले कमरे में जहां महात्मा गांधी की तस्वीर टंगी हुई थी, उसी के नीचे शाम को ताड़ी बांटी जाती। कमरे के भीतर और बाहर ताड़ीखोर मजदूरों की अच्छी खासी जमात इकट्ठा हो जाती। किशन पाल सिंह को भारी आमदनी होती थी। एक बार टेपचू ने भी ताड़ी चखनी चाहिए। उसने देखा कि जब गांव के लोग ताड़ी पीते हैं तो उनकी आंखें आह्लाद से भर जाती हैं, चेहरे से सुख टपकने लगता है, मुस्कान कानों तक चौड़ी हो जाती है। मंद मंद आनंद और बुरा मस्ती में डूबे लोग गाते हैं, ठहाके लगाते हैं और एक दूसरे की माँ बहन की ऐसी तैसी कर देते हैं। कोई बुरा नहीं मानता। टेपचू को लगा कि ताड़ी जरूर कोई बहुत ऊंची चीज है। सवाल यह था कि ताड़ी पी कैसे जाए। काका लोगों से मांगने का मतलब था पिट जाना, और पिटने से टेपचू को सख्त नफरत थी। उसने जुगाड़ जमाया और एक दिन बिल्कुल तड़के, जब सुबह ठीक से भी नहीं हो पाई थी, आकाश में इक्का दुक्का तारे छितरे हुए थे, वह झाड़ा फिरने के बहाने घर से निकल गया। ताड़ की ऊंचाई और उस ऊंचाई पर टंगे हुए पके नींबू के आकार के मटके उसे डरा नहीं रहे थे, बल्कि अदृश्य उंगलियों से इशारा कर उसे आमंत्रित कर रहे थे। ताड़ के हिलते हुए डैने ताड़ी के स्वाद के बारे में सिर हिला हिलाकर बतला रहे थे। टेपचू को मालूम था कि छपरा जिले का लठबाज मदना सिंह ताड़ी की रखवाली के लिए तैनात था। वह जानता था कि मदना सिंह अभी ताड़ी की खुमारी में कहीं खर्राटे भर रहा होगा। टेपचू के दिमाग में डर की हल्की सी खरोच तक नहीं थी। वह गिलहरी की तरह ताड़ के एक साथ सीधे तने से लिपट गया और ऊपर सरकने लगा। पैरों में ना तो बांस की पक्सियां और ना ही रस्सी, पंजों के सहारे वह ऊपर सरकता गया। उसने देखा मदना सिंह दूर एक आम के पेड़ के नीचे अंगोछा बिछाकर सोया हुआ है। टेपचू अब काफी ऊंचाई पर था। आम, महुए, बहेड़ा और सागौन से गबदू से पेड़ उसे ठिगने नजर आ रहे थे। अगर मैं गिद्ध की तरह उड़ सकता तो कितना मजा आता, टेपचू ने सोचा। उसने उसकी कोहनी के पास एक लाल चींटी रेंग रही थी, ससुरी। उसने एक भद्दी गाली बकी और मटके की ओर सरकने लगा। मदना सिंह जमाइयां लेने लगा था और हिल डुल कर जतला रहा था कि उसकी नींद अब टूटने वाली है। धुंधला का अभी उतना नहीं रह गया था, सारा काम फुर्ती से निपटाना पड़ेगा। टेपचू ने मटके को हिलाया। ताड़ी चौथाई मटके तक इकट्ठी हो गई। उसने मटके को हाथ में डालकर ताड़ी की तहा लेना चाहिए, बस यही सारी गड़बड़ी हो गई। मटके में फनियल करत सांप घुसा हुआ था, असल नाग। ताड़ी पीकर वह भी धुत था। टेपचू का हाथ अंदर गया, वह उसके हाथ से बौड़कर लिपट गया। टेपचू का चेहरा राख की तरह सफेद हो गया। गिद्ध की तरह उड़ने जैसी हरकत उसने की। ताड़ का पेड़ एक तरफ हो गया और उसके समांतर टेपचू वजनी पत्थर की तरह नीचे क्यों जा रहा था और मटका उसके पीछे। जमीन पर टेपचू गिरा तो धप की आवाज के साथ मरते हुए आदमी की अंतिम कराह भी उसमें शामिल थी। इसके बाद मटका गिरा और उसके हिज्जे बिखर गए। काला सांप एक और पड़ा हुआ ऐंठ रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डियां टूट गई थी। मदना सिंह दौड़ा, आकर देखा तो उसकी हवा खिसक गई। उसने ताड़ की फुनगी से मटके समेत टेपचू को गिरते हुए देखा था। बचने की संभावना तो थी नहीं। उसने एक दो बार टेपचू को हिलाया डुलाया, फिर गांव कोई और हादसे की खबर देने के लिए दौड़ गया। धाड़ मार मार कर रोती कूटती फिरोजा लगभग सारे गांव के साथ पहुंची। मदना सिंह उन्हें मौके की ओर ले गया, लेकिन मदना सिंह हक बक रह गया। ऐसा नहीं हो सकता। ताड़ का पेड़ था, उसी के नीचे टेपचू की लाश थी। उसने ताड़ी के नशे में सपना तो नहीं देखा था, लेकिन फूटा हुआ मटका अब भी वहीं पड़ा हुआ था। सांप का सिर किसी ने पत्थर के टुकड़े से अच्छी तरह थूड़ दिया था, लेकिन टेपचू का पता अता कहीं नहीं था। आसपास खोज की गई, लेकिन टेपचू मियाँ गायब। गांव वालों को उसी दिन विश्वास हो गया, ना हो टेपचू साला जिन है, कभी मर नहीं सकता। फिरोजा की सेहत लगातार गिर रही थी। गले के दोनों ओर की हड्डियां उभर आई थी, स्तनियां गिरी जा सकती थी। टेपचू को वह बहुत अधिक प्यार करती थी, उसी के कारण उसने दूसरा निकाह भी नहीं किया था। टेपचू की हरकतों से फिरोजा को लगने लगा वह कहीं बहुत और आवारा होकर ना रह जाए। इसलिए उसने एक दिन गांव के पंडित भगवान दीन के पैर पकड़े। पंडित भगवान दीन के घर में 2 भैंसें थी और खेती पानी के अलावा दूध पानी बेचने का धंधा भी करते। उनको चरवाहे की जरूरत थी, इसलिए 15 रुपए महीने और खाना खुराक पर टेपचू को रख लिया।
भगवान दिन असल काइयां थे। खाने के नाम पर रात का बचा कुचा खाना या मक्के की जली भुनी रोटियां टेपचू को मिलती। करार तो यह था कि सिर्फ भैंसों की देखभाल टेपचू को करनी पड़ेगी, लेकिन वास्तव में भैंसों के अलावा टेपचू को पंडित के घर से लेकर खेत खलिहान तक का सारा काम करना पड़ता। सुबह 4 बजे उसे जगा दिया जाता और रात में सोते सोते 12 बज जाते। 1 महीने में ही टेपचू की हालत देखकर फिरोजा पिघल गई। छाती में भीतर से रुलाई का जोरदार भपका उठा। उसने टेपचू से कहा भी कि बेटा, इस पंडित का द्वार छोड़ दो, कहीं और देख लेंगे। यह मुआ तो कसाई है। लेकिन टेपचू ने इनकार कर दिया। टेपचू ने यहाँ भी जुगाड़ जमा लिया। भैंसों को जंगल में ले जाकर छुट्टा छोड़ देता और किसी पेड़ के नीचे रात की नींद पूरी करता। उसके बाद उठता, सोन नदी में भैंसों को नहलाता, कुल्ला करता, फिर इधर उधर अच्छी तरह देखकर ताककर डालडा के खाली डिब्बे में 1 किलो भैंस का ताजा दूध धोकर चढ़ा लेता। इसकी सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। एक बार पंडिताई ने उसे किसी बात पर गाली बकी और खाने के लिए सड़ा हुआ भासी भात दे दिया। उस दिन टेपचू को पंडित के खेत की निराई भी करनी पड़ी थी और थकान और भूख से वह बेचैन था। भात का कौर मुंह में रखते ही पहले तो खटास का स्वाद मिला, फिर उबकाई आने लगी। उसने सारा खाना भैंसों की नांद में डाल दिया और भैंसों को हक कर जंगल ले गया। शाम को जब भैंसें दुही जाने लगी तो छटाक भर भी दूध नहीं निकला। पंडित भगवान दिन को शक पड़ गया। उन्होंने टेपचू की जूते से पिटाई की, देर तक मुर्गा बनाए रखा, दीवार पर उकड़ू बैठाया, थप्पड़ चलाए और उसके बाद काम से निकाल दिया। इसके बाद टेपचू पीडब्ल्यूडी में काम करने लगा। राखड़ मुर्रम बजरी बिछाने का काम, सड़क पर डामर बिछाने का काम, बड़े बड़े मर्दों लायक काम। चिलचिलाती धूप में फिरोजा मकई के आटे में मसाला नमक मिलाकर रोटियां सेक देती। टेपचू काम के बीच में दोपहर ने खाकर 2 लोटा पानी पी लेता। ताज्जुब यह था कि इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद टेपचू सिज पक कर मजबूत होता चला गया। काठी बढ़ने लगी, उसकी कलाइयों की हड्डियां चौड़ी होती गई, पेशियों से में मछलियां मचलने लगी, आंखों में एक अक्खड़ रौब और गुस्सा झलकने लगा, पंजे लोहे की माफिक कड़े होते गए। एक दिन टेपचू एक भरपूर आदमी बन गया। जवान, पसीने, मेहनत, भूख, अपमान, दुर्घटनाओं और मुसीबतों की विकट धार को चीर कर वह निकल आया था। कभी उसके पस्त चेहरे होने दिखने वाले चेहरे अब टूटने या हार जाने वाले का गम कभी नहीं उभरता उन पर। उसकी बाहों को देखकर एक चीज हमेशा अपनी मौजूदगी का एहसास कराती, गुस्सा या शायद घृणा की थरथराती हुई रोशन परत। मैंने इस बीच गांव छोड़ दिया और बेलाडिया के आयरन मिल में नौकरी करने लगा था। इस बीच फिरोजा की मौत हो गई। बालदेव, संभारो, राधे के अलावा गांव के कई लोग बेल्डिया में मजदूरी करने लगे। पंडित भगवान दीन को हैजा हो गया, वे भी मर गए। किशन पाल सिंह उसी तरह ताड़ी उतरवाने का धंधा करता। वे कई सालों से लगातार सरपंच बन रहे थे। कस्बे में अब उनकी पक्की हवेली खड़ी हो गई थी। बाद में वे एमएलए भी बन गए। लंबा अरसा गुजर गया। टेपचू की खबर मुझे बहुत दिनों तक नहीं मिली, लेकिन यह निश्चित था कि जिन हालात में टेपचू काम कर रहा था, अपना खून निचोड़ रहा था, अपनी नसों की ताकत चट्टानों में तोड़ रहा था, वे हालात किसी के लिए भी जानलेवा हो सकते थे। टेपचू से मेरी मुलाकात तब हुई जब वह बेलाडिला आया। पता चला कि किशन पाल सिंह ने गुंडों से उसे बुरी तरह पिटवाया था। गुंडों ने उसे मरा हुआ जानकर सोन नदी में फेंक दिया था, लेकिन वह सही सलामत बच गया और उसी रात किशन पाल सिंह की पुआल में आग लगाकर बेलडिला आ गया। मैंने उसकी सिफारिश की और वह मजदूरों में भर्ती कर लिया गया। वह सन 78 साल था। हमारा कारखाना जापान की मदद से चल रहा था। हम जितना कच्चा लोहा तैयार करते, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जापान भेज दिया जाता। मजदूरों को दिन रात खदान में काम करना पड़ता। टेपचू इस बीच अपने साथियों से पूरी तरह घुल मिल गया था। लोग उसे प्यार करते। मैंने वैसा बेधड़क, निडर और मुफट आदमी नहीं देखा। एक दिन उससे कहा था, काका, मैंने अकेले लड़ाइयाँ लड़ी है, हर बार मैं पिटाऊं, हर बार हाराऊं। अब अकेले नहीं, सबके साथ मिलकर देखूंगा कि सालों में कितना जोर है। इन्हीं दिनों एक घटना हुई। जापान ने हमारे कारखानों से लोहा खरीदना बंद कर दिया, जिसकी वजह से सरकारी आदेश मिला कि अब हमें कच्चे लोहे का उत्पादन कम करना है। मजदूरों की बड़ी तादाद में छटनी करने का सरकारी फरमान हुआ। मजदूरों की तरफ से मांग की गई कि पहले उनकी नौकरी का कोई दूसरा बंदोबस्त कर दिया जाए, तब उनकी छटनी की जाए। इस मांग पर बिना ध्यान दिए मैनेजमेंट ने छटनी कर फौरन अमल शुरू किया। मजदूर यूनियन ने विरोध में हड़ताल का नारा दिया। सारे मजदूर अपनी झुग्गियों में बैठ गए, कोई काम पर नहीं गया। चारों तरफ पुलिस तैनात कर दी गई। कुछ गश्त टुकड़ियां भी रखी गई जो घूम घूम कर स्थिति को
कुत्तों की तरह सूंघने का काम करती। टेपचू से मेरी भेंट उन्हीं दिनों शेरे पंजाब होटल के सामने पड़ी लकड़ी की बेंच पर बैठे हुए हुई। वह बीड़ी पी रहा था। काले रंग की निक्कर पर उसने खादी का एक कुर्ता पहन रखा था। मुझे देखकर मुस्कुराया। सलाम काका, लाल सलाम। फिर अपने कत्थे चूने से रंगे मैले दांत निकालकर हंस पड़ा। मैनेजमेंट की भीड़ में हमने मोटा डंडा घुसेड़ रखा है। साले बिलबिला रहे हैं, लेकिन निकाले निकलता निकाका 10,000 मजदूरों को भुक्कड़ बनाकर ढेरों की माफी खांक देना कोई हंसी छट्टा तो नहीं है। टेपचू बहुत बदल गया था। मैंने गौर से देखा। उसकी हंसी के पीछे घृणा, वितृष्णा और गुस्से का विशाल समुद्र पछाड़े मार रहा था। उसकी छाती उगड़ी हुई थी। कुर्ते के बटन टूटे हुए थे। कारखाने के विशाल काय फाटक की तरह खुले हुए कुर्ते के गले के भीतर उसकी छाती के बाल हिल रहे थे। असंख्य मजदूरों की तरह कारखाने के मेन गेट पर बैठे हुए टेपचू ने अपने कंधे पर लटकते हुए झोले से पर्चे निकाले और मुझे थमाकर तीर की तरह चला गया। कहते हैं तीसरी रात यूनियन ऑफिस पर पुलिस ने छापा मारा। टेपचू वहीं था। साथ में कई और भी मजदूर थे। यूनियन ऑफिस शहर से बिल्कुल बाहर दूसरी छोर पर था। आसपास कोई आबादी नहीं थी। इसके बाद जंगल शुरू हो जाता था। जंगल लगभग 10 मील तक के इलाके में फैला हुआ था। मजदूरों ने पुलिस को रोका, लेकिन दरोगा करीम बख्श 3-4 कांस्टेबलों के साथ जबरदस्ती घुस गया। उसने फाइल, रजिस्टर, पर्चे बटोरना शुरू किया। तभी टेपचू सिपाहियों को धकियाते हुए अंदर पहुंचा और चीखा, कागज पत्तर पर हाथ मत लगाना दरोगा जी, हमारी ड्यूटी आज यूनियन की तकवानी में, हम कहे दहे हैं, आगा पीछा हम नहीं सोचते, तुम सोच लो ठीक तरह से। दरोगा चौंका और फिर गुस्से से उसकी आंखें गोल हो गई और नथुने साड़ की तरह फड़कने लगे। कौन है बे? तूफानी सिंह, लगाओ साले को 10 डंडे। सिपाही तूफानी सिंह आगे बढ़ा और तो टेपचू की लंगड़ी ने उसे दरवाजे के आधा बाहर और आधा भीतर मुर्दा छिपकली की तरह जमीन पर पसरा दिया। दरोगा करीम बख्श ने इधर उधर देखा। सिपाही मुस्तैद थे, लेकिन कम पड़ रहे थे। उन्होंने इशारा किया, लेकिन तब तक उनकी गर्दन टेपचू की भुजाओं में फंस चुकी थी। मजदूरों का जत्था अंदर आ गया और तड़ातड़ लाठियां चलने लगी। कई सिपाहियों के सिर फूटे। वे रो रहे थे कि और गिड़गिड़ा रहे थे। टेपचू ने दरोगा को नंगा भी कर दिया। पिटी हुई पुलिस पलटन का जुलूस निकला। आगे आगे दरोगा और फिर तूफानी सिंह लाइन से 5 सिपाहियों के साथ पीछे पीछे मजदूरों का हुजूम ठहाके लगाता हुआ। पुलिस वालों की बुरी गद बनी थी। यूनियन ऑफिस से निकलकर जुलूस कारखाने के गेट तक गया और फिर सिपाहियों को छोड़ मस्ती और गर्व में डूबे हुए लौट गए। टेपचू की गर्दन अकड़ी हुई थी और वह सलहो दादर गाने लगा था। अगले दिन टेपचू झुग्गी से निकलकर झाड़ा फिरने जा रहा था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और भी बहुत से लोग पकड़े गए। चारों तरफ गिरफ्तारियां चल रही थी। टेपचू को जब पकड़ा गया तो उसने टट्टी वाला लोटा खींचकर तूफान सिंह को मारा। लोटा माथे के बीचों बीच बैठा और गाढ़ा गंदा खून छलछला है। टेपचू ने भागने की कोशिश की, लेकिन घेर लिया गया। गुस्से से पागल तूफानी सिंह ने तड़ातड़ डंडे चलाए और बेतहाशा गालियां देने लगा। सिपाहियों ने उसे जूते से ठोकर मारी, घूसे लाते चलाई। दरोगा करीम बख्श भी जीप से उतरा। यूनियन ऑफिस में की गई अपनी बेइज्जती उन्हें भूली नहीं थी। दरोगा करीम बख्श ने तूफानी सिंह से कहा कि टेपचू को नंगा किया जाए और उसके पीछे लकड़ी ठोक दी जाए। तूफानी सिंह ने वही काम किया। यह काम गजाधर शर्मा के सुपुर्द किया। गजाधर शर्मा ने टेपचू के निक्कर खींचा तो दरोगा करीम बख्श का चेहरा फक हो गया। फिरोजा ने टेपचू की बाकायदा खतौनी कराई थी। टेपचू दरोगा का नाम तो नहीं जानता था, लेकिन चेहरा देखकर जात जरूर जान गया। दरोगा करीम बख्श ने टेपचू की कनपटी पर एक डंडा जमाया और बोला, बता तेरा नाम क्या है? टेपचू ने कुर्ता भी उतारकर फेंक दिया और उसी अवस्था में खड़ा हो गया। अल्लाह बख्श, बल्द अब्दुल्ला बख्श, साकिन, मर्डर, मौजा, पौड़ी, तहसील सुहागपुर, थाना जतेहरी, पेशा मजदूरी। इसके बाद उसने टांगे चौड़ी की। टेपचू को जीप के पीछे रस्सी से बांधकर 1.5 मील तक घसीटा गया। उसकी इस हरकत पर सड़क पर बिछी हुई बजड़ी मुर्रम से उसकी पीठ की परत निकल गई। लाल टमाटर की तरह उसका गोश्त बाहर झांकने लगा। जीप कस्बे के पार आखिरी चुंगी नाके पर रुकी। पुलिस पलटन का चेहरा खूंखार जानवरों की तरह दहक रहा था। चुंगी नाके पर एक ढाबा था। पुलिस वाले वहीं चाय पीने लगे। टेपचू को भी चाय पीने की तलब महसूस हुई। एक चाय इधर मारना छोकड़े, कड़क, वह चीखा। पुलिस वाले एक दूसरे की ओर कनकहियों से देखकर मुस्कुराए। टेपचू को चाय पिलाई गई। उसकी कनपट्टी पर घूमड़ उठाया था। पूरा शरीर लोथ रहा था। जगह जगह से खून निकल रहा था। जीप लगभग 10 मील बाद जंगल के बीच रुकी। जगह बिल्कुल सुनसान थी। टेपचू को नीचे उतारा गया। गजाधर शर्मा ने 1-2 डंडे चलाए। दरोगा करीम बख्श भी जीप से उतरे और उन्होंने टेपचू से कहा, अल्लाह बख्श उर्फ टेपचू,
तुम्हें 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। सरकारी हुक्म मिला है कि तुम्हारा जिला बदल कर दिया जाए। सामने की और सड़क पर तुम जितनी जल्दी दूर दूर से भाग सकते हो भागो, हम 10 तक गिनती गिनेंगे। टेपचू लंगड़ाता डगमगाता चल पड़ा। करीम बख्श खुद गिनती गिन रहे थे। 1 2 3 4 5। लंगड़े बूढ़े बैल, बीमार बैल की तरह खून से नहाया वह टेपचू अपने शरीर को घसीट रहा था। वह खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। चलने और भागने की तो बात ही दूर थी। अचानक 10 की गिनती खत्म हो गई। तूफानी सिंह ने निशाना साधकर पहला फायर किया। धाएं। गोली टेपचू की कमर में लगी और वह रेत के बावरे की तरह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सिपाही उसके पास पहुंचे, कनपट्टी पर बूट मारी। टेपचू कर रहा था और गाली। दादा शर्मा ने दरोगा से कहा, साहब अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है। दरोगा करीम बख्श ने तूफान सिंह को इशारा किया। तूफान सिंह ने करीब जाकर टेपचू के दोनों कंधों के पास 2-2 इंच नीचे 2 गोलियां मारी और बंदूक किनार लगभग सटाकर नीचे जमीन की तरफ। टेपचू धीमे धीमे फड़फड़ाया, मुंह से खून और झाग निकले। जीभ बाहर आई, आंखें उलट गई। फिर वह ठंडा हो गया। उसकी लाश को जंगल के भीतर महुए की एक डाल से बांधकर लटका दिया गया। मौके की तस्वीर ली। पुलिस ने दर्ज किया कि मजदूरों के 2 गुटों में हथियारबंद लड़ाई हुई। टेपचू उर्फ अल्लाह बख्श को मारकर पेड़ से लटका दिया था। पुलिस ने लाश बरामद की। मुजरिमों की तलाश जारी है। इसके बाद टेपचू की लाश को सफेद चादर से ढककर संदूक में बंद कर दिया गया और जीप में लादकर पुलिस चौकी लाया गया। रायगढ़, बस्तर, भोपाल सभी जगह से पुलिस की टुकड़ियां आ गई। सीआरपी वाले गश्त लगा रहे थे। चारों ओर धुआं उड़ रहा था। झुग्गियां जला दी गई और 50 मजदूर मारे गए। पता नहीं क्या क्या हुआ। सुबह टेपचू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। डॉक्टर एडविन वर्गीस ऑपरेशन थिएटर में थे। वे बड़े धार्मिक किस्म के ईसाई थे। ट्रॉली स्ट्रेचर में टेपचू की लाश अंदर लाई गई। डॉक्टर वर्गीस ने लाश की हालत देखी। जगह जगह 303 की गोलियां धसी हुई थी। पूरी लाश में एक सूत जगह नहीं थी जहां चोट ना हो। उन्होंने अपना मास्क ठीक किया, फिर उस तरह उठाया, झुके। तभी टेपचू ने अपनी आंखें खोली। धीरे से करहा बोला, डॉक्टर साहब ये सारी गोलियां निकाल दो, मुझे बचा लो। मुझे इन्हीं कुत्तों ने मारने की कोशिश की है। डॉक्टर वर्गीस के हाथ से उस तरह छूटकर गिर गया। एक घिघियाई हुई चीख उनके कंठ से निकली और वे ऑपरेशन रूम से बाहर की ओर भागे। आप कहेंगे कि ऐसी अनहोनी और असंभव बातें सुनाकर मैं आपका समय तो नहीं खराब कर रहा हूं, किंतु आप कह सकते हैं कि इस पूरी कहानी में सिवा सफेद झूठ और कुछ नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये कहानी नहीं है, सच्चाई है। आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि जीवन की वास्तविकता किसी भी काल्पनिक साहित्यिक कहानी से ज़्यादा हैरत अंगेज होती है, और फिर ऐसी वास्तविकता तो किसी मजदूर के जीवन से जुड़ी हुई है। हमारे गांव मर्डर के अलावा जितने भी लोग टेपचू को जानते हैं यह मानते हैं कि टेपचू कभी मरेगा नहीं, साला जिन है। आपको भी विश्वास नहीं होता ना? आप जिस वक्त चाहें मैं आपको टेपचू से मिलवा सकता हूँ। तो यह कहानी थी उदय प्रकाश दी द्वारा रचित टेपचू।